एसएससी भी जो है पूरी तरीके से यूपीएससी या यूपीएससी जैसे पैटर्न को फॉलो करता है। तो मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब है या डायनामिक इकोनॉमी का मतलब है तो तरीके से पूछता है। मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, बेसिक से बेसिक तो पूछेगा ही पूछेगा। समझ रहे हैं ना, बेसिक मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत चीजें, बेसिक तो पूछेगा ही। अब इसी के साथ करंट पूछेगा। इसी बेसिक और करंट्स को हम ना क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या बना देगा, डायनेमिक इकोनॉमी बना देगा। मतलब जो है, बेसिक और करंट का मतलब क्या होता है, समसामयिकी। आ रहा है ये इसमें, अच्छे से जूम करके दे आ रहा है ना। देख लेना, बार बार बताना पड़ेगा मुझे तो। अभी तक कोई वीडियो सही नहीं हुआ है, समझ लेना। इतनी क्लासों में कोई भी वीडियो अभी तक सही नहीं हुआ है। समझे, क्या पढ़ना है हमको, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी भी हमको जो पढ़ना है ना, वो डायनामिक इकोनॉमी टाइप की इकोनॉमी पढ़नी है। बेसिक भी पढ़ना है और समसामयिकी भी पढ़ना है, करंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लें कि पढ़ना क्या क्या है, सूत्र क्या है ना। जरूरी तो होना चाहिए ना कि पढ़ना क्या क्या है, ये जान लें। तो सबसे पहले आपको सोर्स जान लें कि क्या क्या पढ़ना है आपको। सोर्स मतलब स्रोत। पहले तो आप ये समझे कि पढ़ना क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आप इससे भाग नहीं सकते हो। अगर छोड़ोगे, नहीं पढ़ोगे, तो ये समझो कि आपकी इकोनॉमी पूरी होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक्स है, वो भी 10th लेवल की। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी आपको पढ़नी पड़ेगी 11th की एनसीईआरटी। ये तो जरूर पढ़नी पड़ेगी, हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। तीसरी एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रहे, 12th की दो एनसीईआरटी हैं, दो इकोनॉमिक्स है। एक है माइक्रो इकोनॉमी। क्या है, माइक्रो इकोनॉमी।
दूसरी है माइक्रो इकोनॉमी। यानी कि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और ये क्या होगा, बृहद। देखते रहना है आपको। ये जान लीजिए आप, या इसको इस तरह से और मैं बता रहा हूँ। 10 की एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 11 की तो जरूर पढ़नी पड़ेगी, मैं बताऊंगा कब पढ़ना है, ठीक है। 12 की एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है, 12 की दो एनसीईआरटी है, एक माइक्रो इकोनॉमी है, एक मैक्रो इकोनॉमी है। मतलब एक जो है वो समदृष्टि है। आपका नाम है, देखिएगा मार्केट में जाना ना तो 50-60 रुपए के आसपास में, ठीक है। वो बोलना हमको एनसीईआरटी दे दीजिए, 12th की एनसीईआरटी दे दो इकोनॉमिक्स की, तो दो एनसीईआरटी आपको मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी व्यष्टि, एक मिलेगी समष्टि। क्या मिलेगी, व्यष्टि, और एक मिलेगी समष्टि। समष्टि दो अर्थव्यवस्था की किताब होगी, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, आपको ये पढ़ना है, समष्टि पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना। तो आप एक किताब मांगिएगा, समष्टि की किताब। ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग, मैं बोल क्या रहा हूँ। पहले सोर्स तो जानने पड़ेंगे ना, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली कोर्स कर रहे हैं तो फिर जानकारी तो होना चाहिए, और किताबों के नाम भी तो पते हो। तो एक चीज दिमाग में ये बना के रख लीजिएगा आप लोग, कि जो इकोनॉमिक्स है ना, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बोर्ड ना बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े वो डायनेमिक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है। और डायनेमिक इकोनॉमी कहाँ से बनेगा, बेसिक प्लस करंट होना चाहिए। आप बेसिक पढ़ लेने से इकोनॉमी आपकी क्लियर नहीं होगी, आप उसके साथ में क्या होना चाहिए, करंट भी होना चाहिए। और दोनों को जैसे आप करंट और बेसिक को जोड़ेंगे, वही आपकी क्या कहलाएगी, डायनेमिक इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्यों किसी क्लास को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना था कि इसके बाद मैं जीएस की कोई और क्लास चलाऊं, लेकिन मैंने आपकी इकोनॉमी चला दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटी से रिलेटेड होगा इकोनॉमी, ठीक है। और जैसे ही पॉलिटी और इकोनॉमी आपका कुछ ठीक ठाक लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे, करंट पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अच्छा, हमने ये बताया था पॉलिटी में कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, बताया था, ठीक है ना। बट घबराना नहीं है, अभी बस देखते चले जाइए। एक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी 10th लेवल की इकोनॉमिक्स की, दूसरी पढ़नी है 11th की, और तीसरी पढ़नी है 12th की
और 12th में दो इकोनॉमी है, जीएसटी और समष्टि। तो आपको माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़ना, आपको मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना है, समष्टि पढ़ना है, ठीक है। इसको आप चक्कर में इसके मत पढ़ना, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात आ गई। और मैं ये भी बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना, आप परेशान मत होइए। टॉपिक बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। मैक्रो मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप एक पहली बात तो पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय क्या है, मुद्रा और बैंकिंग बस में, ठीक है। मुद्रा और बैंकिंग ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सरकारी बजट क्या है, ठीक है ना। सरकारी बजट को हम पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे भुगतान संतुलन, ठीक है। और एक और पढ़ेंगे विनिमय दर। तो चार पांच टॉपिक इसमें है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? आपको इसमें पढ़ना है मुद्रास्फीति। क्या पढ़ना है? मुद्रास्फीति। अब नाम से चलो इसको बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय पढ़ना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? जीडीपी है ना। हाँ, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो राष्ट्रीय आय पढ़ना है, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना है, ठीक है। मुद्रा और बैंकिंग, बैंकिंग पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको? विनिमय दर भी पढ़ना है ना। और सरकारी बजट, ठीक है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको भी पढ़ना है ना। तो सरकारी बजट पढ़ना है, उसमें दिया गया है, आप अभी लिख लीजिए, फिर आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो सरकारी बजट पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है भुगतान संतुलन। क्या पढ़ना है? भुगतान संतुलन। एक आपको पढ़ना है विनिमय दर, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्रो इकोनॉमी में आपको ये चार पांच टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने, ठीक है। राष्ट्रीय आय पढ़नी है, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना है, सरकारी बजट पढ़ना है, और भुगतान संतुलन पढ़ना है। विनिमय दर क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये डायनेमिक इकोनॉमी से हुआ ये, जैसे क्वेश्चन को पूछ लिया भुगतान संतुलन, क्या क्या बोल दे, जैसे आपका आया ना भुगतान संतुलन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहे कि बताइए भुगतान संतुलन, आप जान जाएंगे कि हाँ भाई भुगतान संतुलन है, क्योंकि आपने टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बोले
अदायगी संतुलन। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं। ये अदायगी संतुलन क्या है? ध्यान रखना, अदायगी संतुलन भी भुगतान संतुलन है, ठीक है। इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना है हो, साथ साथ में लिखेंगे क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीयूपी। क्या कहते हैं? बीयूपी, ठीक है ना। बीओपी याद रखना, बीओपी का मतलब है भुगतान संतुलन या अदायगी संतुलन, और इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इसका आपको याद रख लेना, इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। वो अदायगी संतुलन कहें या भुगतान संतुलन कहें, हम लोग केवल एक चीज पकड़ के रखेंगे, बीओपी, ठीक है। और दोनों का मतलब होता है, तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे हम लोग, कहीं कंफ्यूज ना हो, कहीं गलती कर ना बैठे, ठीक है। तो ये कुछ है आपका, आपको पढ़ना है, जो पढ़ना ही पढ़ना है, याद रखना। और क्या पढ़ना है? और भी तो पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे आप? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर। पेपर सही है लिखा हूं मैं, गलत तो नहीं लिखा है? ही रहेगा, कोई नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश इधर उधर होती रहती है। तो अब न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, मैं भेजता हूँ आपको। द हिंदू तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, और द हिंदू याद रखना है, यहाँ मिलता नहीं। मिलता है, पता करना जरा, सवाल ही नहीं है। जब इलाहाबाद में नहीं मिलता है, लखनऊ में नहीं मिलता, तो यहाँ कहाँ से मिलेगा? लेकिन पढ़ना है हमें। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स से करके एक पेपर शायद ऐसे आता है, इकोनॉमिक्स करके आता है, वो भी पढ़ना है आपको। हिंदी में ना ज्यादा पढ़ो तो एक पेपर तो पढ़ ही लो, एक दो पेपर, दैनिक जागरण या जनसत्ता या हिंदुस्तान, जो मर्जी करे। मतलब क्या आपको पढ़ना है? समझे ना, या हिंदुस्तान टाइम्स। या इकोनॉमिक्स करके आता है। ठीक है, एक आपको क्या पढ़ना है, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान या जनसत्ता। जनसत्ता यहाँ नहीं मिलेगा, बट मैं भेजता हूँ आपके पास, ठीक है। अच्छे पेपर हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी पढ़ना है।
मेरा नोट्स नहीं पढ़ोगे? क्लास नोट्स नहीं पढ़ोगे? तो क्लास नोट्स भी पढ़ना है? क्या हो गया? बोलो नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। क्लास नोट्स पढ़ना है। मैं भी तो पढ़ाऊंगा ना, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। ये तो वो चीजें हैं जो खुद आपको पढ़नी है। और पढ़ना है। और क्या पढ़ोगे? मैगजीन पढ़ना है, तो मैगजीन भी पढ़ना है। और मैगजीन कौन सी पढ़नी है? दो मैगजीन, कुरुक्षेत्र और योजना। एक 20 रुपए की आती है, एक 22 से 25 रुपए की आती है। हर महीने, यानी रोज नहीं आती, हर महीने, महीने में एक बार आती है। 40-45 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है आप याद रख कर लें। योजना पढ़ना है और कुरुक्षेत्र पढ़ना है। पढ़ना है भैया। अब इससे मतलब ये कह दो कि नहीं, तो फिर आप कुछ होने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स में है। और ये दोनों इसलिए पढ़ने हैं कि हमारी आंसर राइटिंग, हमारे सोचने का नजरिया, हमारी बौद्धिक स्तर, लेबल, तर्क संगत, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शब्दों का समूह जो चयन हम लोग करेंगे ना, सब समूहों से चयन करेंगे, तो बहुत अच्छे से होंगे। फिर वो इतनी समझ आ चुकी होगी हमें। समझ रहे हैं? और पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? तो कोई किताब भी तो पढ़नी है कि बस हो गया? अभी तो कोई किताब हमने बताई नहीं। तो बुक पढ़ना है। बच्चे बहुत कहते हैं ना कि सर जी बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है, हमें ये किताब बता दो, हमें वो किताब बता दो। तो बुक में लिख लीजिए, दो चार छह नाम लिख लीजिए, बढ़िया बढ़िया बुक है ये। अच्छा। हाँ। मिश्रा और पुरी, दो राइटर के नाम हैं। तो मिश्रा और पुरी, इकोनॉमिक्स की किताब है, लीजिए 2-2.5 हजार। समझ रहे हैं ना? 2 से 2.5 हजार पन्नों की किताब है ये। लिखते चलना क्या क्या पढ़ना है, नहीं भूल जाओगे। ठीक है, एक और पढ़ना है, दत्त और सुंदरम, या दत्त और सुंदर। लिख लीजिए, दत्त और सुंदरम। बहुत शौक लगी है सबको ना मुझे पढ़ने की, तो किताबों के नाम लिखिए और पढ़िए। एक और पढ़नी है, रमेश सिंह। रमेश सिंह की एक किताब आती है, आप उसको भी पढ़िए। एक और है, लाल और लाल, किताब का नाम है, ठीक है। लाल और लाल। अब सुनिए, इन चारों में से कोई एक ले लीजिए और पढ़िए। चारों में से कोई एक जो आपको अच्छी लगे। लीजिए कोई भी किताब। 5 साल तो केवल एक किताबिये को पढ़ते रहिए, तो कहीं पूरा होगा वो। इसलिए लिख लो लिख लो।
अच्छे से लिख लो भाई, ये हमें पढ़ना है। और बच्चे जो और है ना, एक ही पढ़ाया जाता है, बोलो अब बहुत सारा पढ़ाया जाने लगे, आ जाओ। चलो, अभी क्या, अभी तो हम लोग फिर सेट भी स्टार्ट कर देंगे। अब शेड्यूल निर्धारित हो गया है तो वो चलेगा उसी अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? अब बताओ क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लो। 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि दो है, दृष्टि और समष्टि। तो हमें क्या पढ़ना है, समष्टि पढ़ना है। समष्टि में भी क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है, भुगतान संतुलन पढ़ना है, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना है, ठीक है ना। सरकारी बजट पढ़ना है और विनिमय दर पढ़ना है, बस ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद में और क्या पढ़ना है भाई, तो कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है आपको। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण पढ़िए आप, और ज्यादा नहीं तो एक पेपर हिंदी के तो पढ़ करें, चाहे हिंदुस्तान पढ़ ले, चाहे दैनिक जागरण पढ़ ले, चाहे अमर उजाला, जो आपका मन करे पढ़ ले एक पेपर। इंग्लिश के पेपर में एक दो पेपर तो पढ़ना ही है, चाहे आप इकोनॉमिक्स का आता है उसका पढ़ लीजिए, और चाहे द हिंदू पढ़ लीजिए, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लीजिए, पढ़ना पड़ेगा भाई। इसके अलावा मैगजीन है, ज्यादा नहीं तो दो मैगजीन तो जरूर जरूर पढ़ना, ये जरूरी है। मैंने जितना लिखवाया ना ये जरूरी जरूरी है, बाकी तो और भी हैं। क्षेत्र और योजना, ठीक है, मंथली मैगजीन है, आप इसको लेकर के पढ़ें। इसके बाद कुछ किताबें हैं, मिश्रा और पुरी, दत्त और सुंदरम, रमेश सिंह, लाल और लाल, ये चारों किताबों में से कोई एक किताब ले लीजिए और पढ़िए। फिर भी जी न मत भरे, मन न भरे पढ़ने से, तो यूट्यूब पे चले जाइए। फिर भी मैं बताऊंगा, कुछ ऐप्स हैं, कुछ प्रोग्राम है, उस पे पढ़िए। एक हाँ, राल्स करके एनालिसिस करता है द हिंदू का, आप उसको जरूर देखिएगा, मैं बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे उतना आप कर लीजिए। दृष्टि का ऐप भी है यूट्यूब पे, आप उसको भी कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। और आपको पढ़ना है तो क्रोम पे, गूगल पे जाए ना, और इनसाइट ऑन इंडिया लिखना। हो गया। अच्छा अब ये बताओ, ये सब पढ़ोगे तुम, कि ये सब मैं पढ़ के तुमको पढ़ा दूं, क्या बेहतर रहेगा है? मैं पढ़ा दूं तो काटो सब, कुछ नहीं पढ़ना, काट दो सब, काट दो खाली, इसको काटो वहां पे, लिख ली भले हो, काट दो उसको, काटो काटो काटो, बहुत मेहनत की हो ना इसलिए, काट, काट दीजिए, काट दीजिए, काटिए, आराम आराम से मत काटो, ठीक से काटो उसको। कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको क्लास के नोट्स पढ़ने हैं जो मैं पढ़ाऊं। अब चल जाएगा, हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ क्लास नोट्स नहीं तैयार करना है तो फिर ये सब चीजें आपको पढ़नी
सब कुछ आपको क्लास नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें कभी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक चीज है, जब आपका क्लास नोट्स अच्छे से बन जाए और क्लास खत्म हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप एक बार ना ये 11th वाली जो एनसीईआरटी है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यूं ही पढ़ लीजिएगा बस, सर सही नजर से आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, 40-45 रुपए की बुक्स आएगी, उसको लेकर पढ़ डालिएगा, बाद में, अभी नहीं, ठीक है, बहुत बाद में, क्लास खत्म हो जाए फिर आप एक बार लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें आपको नहीं पढ़ना है, बस क्लास नोट तैयार कर लो, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आना स्टार्ट कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके आप ज्यादा नहीं तो नाम सुन लें। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इकोनॉमिक्स को आप या इकोनॉमी को आप बहुत ऐसे मत लेना, ठीक है। और मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको आ जाएगा, क्लास के दौरान मैं याद करवा दूंगा, भूल जाओ कुछ, बस इतना सा याद रखना कि पेपर में इकोनॉमिक्स बहुत रोल निभाता है पास होने में या पेपर को क्वालिफाई करने में, क्वेश्चन बहुत क्रिएट होते हैं, इसीलिए मैं बहुत मेजर मेजर टॉपिक को उठा रहा हूँ, मेजर मेजर सेगमेंट को उठा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े सिलेबस के तो इस पे भी जाने जाते हैं, तो एक दिन में तो हम लोग कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा आप, ज्यादातर आप लेक्चर पे ध्यान रखिएगा। मैं 2.5 घंटा अगर लेक्चर दे दिया ना, तो 7 घंटा लिखते फिरोगे फिर भी लिख नहीं पाओगे, और लेक्चर अगर दिमाग पे बैठ गया ना तो आप यूं ही बढ़िया से लिखते चले जाओगे, तो लेक्चर बहुत जरूरी है। देखना आप 70-80% तक आपको क्लास के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो लेक्चर पे ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमी है, क्वेश्चन बहुत बनाता है, पहले से बता दे रहा हूँ, 2-4 एरिया ऐसे हैं ना, आप इनको पकड़ के रख लो मजबूती से, बस जो एग्जाम आए हंसते हुए जाइए, निकाल कर आ जाइए। जीएसटी कुछ पकड़ के रख लीजिए, और सीसेट का भी तो रखना पड़ेगा ही, तो वो तो अब हम लोग स्टार्ट ही कर देंगे, हफ्ते में 2 दिन। क्लास ही कितनी है, खींच के 25 क्लास खत्म। तो बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमी आपका रोल निभाएगा पेपर में भी, इसलिए बढ़िया से अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तरीका हम बता रहे हैं, जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास क्या है, सतत विकास क्या है, गरीबी क्या है, समावेशन क्या है, जनसांख्यिकी क्या है, सामाजिक क्षेत्र, और जो आपके या सामाजिक क्षेत्र में जो की गई पहलें हैं उनको हमें दिमाग पे रखना है। ध्यान से सुनो एक बार फिर से, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, है ना, और जो सामाजिक क्षेत्र में की गई कुछ पहले हैं उन पहलों को दिमाग में रखना है। जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन, बस यही सब आपके टॉपिक है, जो इन्हीं से हम लोग इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। बजट भी हम लोग करेंगे,
राष्ट्रीय आय, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है ना। सरकारी बजट आपका जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है, साल में एक बार। तो आप लोग एक बार तो मैं बता ही दूंगा, और उसके बाद ये भी बता दूंगा कि कब जब बजट पेश हो तो आप लोग वहां पे जाके थोड़ा सा करंट का मामला बन जाता है तो अपडेट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये सब जब मैं पढ़ाऊंगा ना, और जब करंट अपडेट की बात आएगी जहां पर, तो उसको वहां पे कर रखेंगे, और जैसे ही दोनों को मिला देंगे तो क्या बना देगा आपका इकोनॉमी कैसी बन जाएगी, डायनेमिक इकोनॉमी बन जाएगी। रट लेने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो अच्छे से रखिएगा। अब ये जो चीज बताने की जरूरत नहीं है कि, अच्छा मैं नाम इंग्लिश में नाम भी बता दे रहा हूँ, जैसे सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक विकास क्या है, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना। सतत विकास, सतत विकास को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है ना। और जनसंख्यिकी क्या है, तो जनसंख्यिकी जो है वो है डेमोग्राफिसिस। समावेशन क्या है, इनो या इनो इंक्लूजन है। समावेशन मतलब इंक्लूजन, ठीक है। और जो सामाजिक क्षेत्र में कुछ जो पहले की गई हैं सोशल सेक्टर में, जो कुछ इम्पोर्टेंट पहल हुई है, हम उन सब चीजों के बारे में इनवाइटेशन जो हुई है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आर्थिक विकास, पहला ही टॉपिक था आर्थिक विकास, ठीक है ना। आर्थिक विकास तो हम लोग हेडिंग ऐसे लिख भी सकते हैं, पहले देखते जाइएगा, लिख लीजिएगा आराम से। आर्थिक विकास में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में, तथा जो योजनाएं हैं, योजना और संसाधनों को जुटाने के लिए क्या किया है आपने, है ना। और क्या है, प्रगति कितनी हुआ, विकास क्या हुआ, तथा उससे रोजगार कितना प्राप्त हुआ, यानी रोजगार से संबंधित विषय क्या क्या हम लोग जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, ठीक है, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित विषय होंगे। आप ऐसे सुन लीजिए बस, अभी मैं लिखवा दूंगा। दूसरा है समावेशी विकास, था इससे उत्पन्न विषय। समावेशी विकास क्या है और इससे उत्पन्न क्या क्या विषय हैं, ठीक है। सरकारी बजट क्या है, ठीक है। मुख्य फसलें क्या हैं हमारे यहाँ, पढ़ना क्या क्या है ये आप लोग जान लीजिए पहले, ठीक है। मुख्य फसलें में जैसे कि देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न कैसे है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह धान ही होगा, हर जगह सरसों ही होगा। तो देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है,
मुख्य फसलें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है कि सिंचाई के प्रकार क्या हैं, कहीं पे नहर की व्यवस्था है, कहीं पर ट्यूबवेल की व्यवस्था है, और कहीं ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली क्या है, ठीक है ना। कृषि उत्पाद का भंडारण कैसे होगा, किसान लोग उत्पाद को करते हैं, प्रोडक्ट को उसको कहीं संग्रह करते हैं नहीं करते हैं, तो भंडारण हम लोग उस पर भी बात करेंगे। परिवहन क्या है, किसी साधन से ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, मंडी में अनाज काहे से ले जाएंगे, परिवहन ही तो होना है। तो परिवहन क्या है, हम लोग परिवहन की बात करेंगे। सड़कें क्या है, अब किस पे ले जाएंगे आप, भाई सड़क से ही के मार्ग से तो ले जाएंगे, तो सड़क। और विपणन क्या है, बाधाएं कैसे आएंगी, ठीक है ना। और बाधाओं से या किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी क्या है, हम अपने किसान को सहायता प्रदान करने के लिए ई प्रौद्योगिकी भी लाएंगे, ई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि सहायकी मतलब फॉर्म सब्सिडीज। देखिए ना, किसानों को क्या दिया जाता है, कृषि मतलब सब्सिडी दी जाती है ना। तो फॉर्म सब्सिडीज तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, उनको न्यूनतम कम से कम समर्थन पर उनको उनका मूल्य पर जो है कुछ अनाज उपलब्ध हो, बीज उपलब्ध हो, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो विषय होंगे हम लोग उस पर बात करेंगे। जन वितरण प्रणाली क्या है, पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जन प्रणाली या जन वितरण प्रणाली क्या है। आप देखिए ना कि जो हम लोग जो है ये, या गांव में क्या है अभी कि 5 किलो राशन मिल रहा है, ये सिस्टम है ना पीडीएस का, जन वितरण प्रणाली है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, सीमाएं क्या है, सुधार कैसे हो सकता है, और बफर स्टॉक क्या है, हम लोग बफर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और खाद्य सुरक्षा संबंधी जो विषय हैं तो उस पर भी बात करेंगे। प्रौद्योगिकी मिशन क्या है ये भी बात करेंगे। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लोग पालते हैं मत्स्य पालन, बकरी पालन, सुअर पालन ना, और ये सब हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते ही नहीं देते हैं भाई। क्या है, अब अर्थव्यवस्था का मतलब एक चीज और भी जान लीजिएगा, धन होता है, पैसा। इसके बाद भारत में खाद्य प्रसंस्करण तथा संबंधित उद्योग, उनके उद्योगों के बारे में बात करेंगे। कार्य क्षेत्र एवं महत्व क्या है उनका, स्थान कैसे हो, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। और फिर हम एक लोग बात वो करेंगे, क्या करेंगे, भारत में भूमि सुधार। देखिए आज के 10-20 साल पहले, अभी भी कहीं देखिएगा कुछ ऊसर टाइप का होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है, मिट्टी एकदम ऐसे फूली फूली रहती है, सफेद सफेद टाइप की, वहां पे कोई फसल नहीं हो सकती है, घास थोड़ी बहुत उगती है उससे जल जाती है। तो भूमि सुधार, ठीक है, ये हम लोग भी बात करेंगे कि भूमि सुधार क्या है। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग इस पर भी बात करेंगे।
अब टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पढ़ना चाहो तो ऐसे से पढ़ सकते हो। हम लोग क्या करने वाले हैं ये जानिए, ताकि ये ना रहे ना कि हम क्या अपने लक्ष्य से भटकित ना हो। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति में जो परिवर्तन है, हम लोग उस पर बात करेंगे। औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। फिर मेन स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, इन सब का हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे निवेश मॉडल पे। ये निवेश मॉडल क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे इसको, लिखिए, लिख लीजिए, जरूरी है, ताकि सिलेबस का वो पता तो रहे कि पढ़ना चाहिए। लिखें, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, ऊपर आर्थिक विकास लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सबसे पहले आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, कामा लगाते चलिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तथा रोजगार से संबंधित विषय। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। नेक्स्ट लिखें, सरकारी बजट, नेक्स्ट लिखें, मुख्य फसलें, और मुख्य फसलों के सामने लिखिए विभिन्न देशों के, या ऐसे लिख लो, एक सेकंड में, देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, और उसके सामने से लिखिए, पैटर्न के सामने से मतलब कैसे होगा, तो सिंचाई के विभिन्न प्रकार, देश के विभिन्न भागों में सिंचाई का पैटर्न या फसलों के पैटर्न के सामने लिखें, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, इसी से लिखें, कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, परिवहन, विपणन, 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 लिख ले, विपणन, परिवहन, विपणन,
संबंधित विषय, संबंधित विषय और बाधाएं, संबंधित विषय और बाधाएं। इसी में किसानों के लिए या किसानों के सहायता के लिए, किसानों के सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ई प्रौद्योगिकी लिख दे, लिख दे, ई प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी। अंग्रेजी लिख ले, फॉर्म सब्सिडीज। तथा न्यूनतम समर्थन या तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय किसानों से लिखें। जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली। उद्देश्य, देश, कार्य, सीमाएं, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, बाधाएं, सुधार, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक। तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। इसी के सामने लिखे प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी मिशन। लिखे पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र,
पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित या लिखें भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। इसी के सामने लिखें कार्य क्षेत्र एवं महत्व। कार्य क्षेत्र एवं महत्व। कार्य क्षेत्र एवं महत्व। स्थान, ऊपरी और नीचे, ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं। ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं या ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इसी में रहेगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? अब सिलेबस है ना, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो हम लोग फिक्स कर लेंगे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट लिखें उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसी के सामने से लिखिए औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में परिवर्तन। औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। औद्योगिक नीति पर परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। उदारीकरण, ठीक है ना, उदारीकरण का। नेक्स्ट लिख लो बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा लिखें। बुनियादी ढांचा में क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा, बंदरगाह, ये भैया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ऊर्जा हो, बंदरगाह हो, सड़क हो, विमानपत्तन हो, रेलवे हो, ठीक है ना, ये आपका बुनियादी स्ट्रक्चर है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था आपकी काम नहीं कर पाएगी। लिख लें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन। वो जो, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो एरोप्लेन का जो वो होता है ना,
इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, विमान पतन कहते हैं। जो आप लोग हवाई अड्डा कहते हो वो विमान पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विमान पतन। रेलवे, आदि, आदि। एक और लिख ले, निवेश मॉडल। निवेश मॉडल। हम लोग ना अब इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, सिलेबस बाय सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे। हाँ, अब इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, मैंने आपको देखो सिलेबस ये लिखवा दिया कि पढ़ना क्या क्या है, और सिलेबस ऐसा है आपका कि ऑल वनडे एग्जाम छोड़ो, पीएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेबस यही होगा। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा जो लॉन्ग है उसको शॉर्ट कर देंगे, समझे। और स्टार्ट इतना कर देंगे कि वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अवेलेबल रहेंगे। अब इतना भी स्टार्ट नहीं करेंगे ना कि बस, ठीक है। तो सिलेबस अगर आपको याद है, पढ़ना क्या क्या है, तो फिर सारी चीजें आपको आराम से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये रहा आपका सिलेबस। अब हम लोग थोड़ा सा एक काम और करेंगे, इन्हीं सब शब्दों का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। वो इसलिए कि कभी भुगतान संतुलन के बजाय अगर अदायगी संतुलन कह दे तो नो टेंशन, क्योंकि आप पढ़े हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दोनों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, वही दोनों का होता है जी, एक का। तो ये कुछ हम लोग करेंगे। अभी तो आपका केवल मैंने एक प्रारूप बनाया कि पढ़ना क्या क्या है, और उसका सिलेबस दे दिया। सिलेबस के जो कुछ शब्दावली है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको थोड़ा सा पकड़ लें, और इंग्लिश वर्ड को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि इंग्लिश शब्द यहाँ पे हमको ना बना के रखेगा। हम जरा से भी भटकने का प्रयास करेंगे या भटक जाएंगे, तो वही इंग्लिश वर्ड हमको अपने ट्रैक पे ले आएगा, है ना। तो आज हम लोग पाठ्यक्रम चर्चा करें, अपने पाठ्यक्रम चर्चा पर पहला है मूलभूत अवधारणा। नंबर 1, मूलभूत अवधारणा। मूलभूत अवधारणा को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं तो मैं बता दूंगा। मूलभूत अवधारणा आप लिख ले, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिख ले राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम। और लिख लें मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन। सब आने वाले हैं भाई, इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। सरकारी बजट। सरकारी बजट। गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट। याद रखना, सरकारी बजट कब पेश किया जाएगा? 1 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट लिख ले मुद्रा। मुद्रा। मुद्रा को हम लोग क्या कहेंगे? मनी। एक मूवी आई थी वांटेड, देखे थे? सलमान खान की थी। तो एक क्रिमिनल था जिसका नाम कुछ गनी भाई करके था। सलमान खान को बुलाया गया तो बोला पहचान नहीं रहा तुम? बोला गनी भाई को नहीं जानता? बोला मैं किसी गनी भाई नहीं, मैं केवल मनी भाई को जानता हूँ बस। बोला ये मनी भाई कौन है? तो लड़की बोली चबड़ा चालू है, ये इसकी बात कर रहा है ना। चलिए खैर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई को आरबीआई लिख लोगे ना, अब इसमें क्या करना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंकिंग। बैंकिंग का बैंकिंग ही होगा भैया, इसमें कुछ है नहीं, लिखना है तो लिख लो। अपना इससे बना लेना, उससे थोड़ा सा आप शब्द आते हैं अच्छे से। ये आना चाहिए ना, ये भी तो आना चाहिए। क्या हो जाता है? हाँ, कुछ शब्द ये भी तो आने चाहिए। आज अगर होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे, सिस्टम यहाँ रखवा देते हैं। और उस पर 2 4 काम करवा देते हैं ताकि आपका काम होता रहे। हाँ, हम लोग ना असेसमेंट असाइनमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है ना। टेस्ट भी देते रहेंगे, ठीक है। अभी बना तो नहीं रहे हो ना? बनाना बनाना तो इशारा कर दिया करो। अच्छा कोई नहीं, उतना भी बुरा नहीं बोलते। चलिए ठीक। बैंकिंग, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक है एनपीए। एनपीए, नन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए, देखो आपने सुना होगा, मेरी बात सुनो। आप बैंक जब जाते होंगे ना तो कहते हैं आपका खाता एनपीए हो गया है ना? तो इसका क्या मतलब है? नन परफॉर्मिंग एसेट, हम बात करेंगे इस पर। आप ऐसे लिख लें एनपीए।
नन परफॉर्मिंग असेस्ट, एनपीए। हिंदी आप लिख लें गैर निष्पादन पर संपत्ति। आप हिंदी भी इसकी लिख लें, इसका मतलब क्या होता है? गैर संपादन संपत्ति। गैर निष्पादन पर संपत्ति, सॉरी सॉरी, संपादन नहीं लिखा है, निष्पादन होगा। गैर निष्पादन पर संपत्ति, नन परफॉर्मिंग असेस्ट। ठीक है। विनिमय दर हमने भी सुना ना, विनिमय दर क्या है, तो लिखें विनिमय दर। विनिमय दर, विनिमय दर। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। भुगतान संतुलन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताइए जरा? अदायगी संतुलन भी कहेंगे, तो याद रहेगा ना? और अगर हम यहाँ पे बीओपी लिख दे तो याद रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो, एक और है आपका टैक्स और जीएसटी। टैक्स और जीएसटी, अंग्रेजी भी वही होगी भाई, टैक्स एंड जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। वित्तीय बाजार, एक और है वित्तीय बाजार, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। कहीं गड़बड़ी तो फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। इंग्लिश थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो करे तो बता दिया कीजिए भाई, होता है, इससे परेशान नहीं होना, उतना भी नहीं होगा। तो ये सारे कुछ हम करेंगे, और लिख लीजिए थोड़ा बहुत। कच्चे तेल का अर्थशास्त्र, कच्चे तेल का अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स ऑफ कर्ड ऑयल, कच्चे तेल का अर्थशास्त्र।
खाद्य सुरक्षा, फूड फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, लिखते चले हम लोग, जन वितरण प्रणाली, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, डीपीएस, डीपीएस। डीपीएस में पीडीएस करते हैं वैसे, पीडीएस, डीपीएस, दिल्ली का पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। और लिख लें न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी को हम लोग ना एमएसपी भी बोलते हैं, एमएसपी। किसान आंदोलन हुआ था ना, तो राकेश टिकैत जो किसान नेता थे, वो इसी की मांग कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है गरीबी, पोवर्टी, गरीबी। पोवर्टी, बेरोजगारी, एक और है बेरोजगारी, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। खाद्य प्रसंस्करण, भूमि सुधार, एक और है भूमि सुधार।
लैंड रिफॉर्मिंग, लैंड रिफॉर्मिंग, भूमि सुधार। कृषि विपणन एक और है, कृषि विपणन। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी है ना, कृषि सब्सिडी। जरूरी है वरना छुड़वा देते हैं। कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी। ठीक है, नेक्स्ट लिख ले, नियोजन, नियोजन प्लानिंग, नियोजन प्लानिंग, प्लानिंग। समावेशी विकास, समावेशी विकास। इंडोशिप, समावेशी विकास। इंडोशिप डेवलपमेंट, समावेशी विकास। नेक्स्ट लिख लें, उद्योग, औद्योगिक नीतियां, उद्योग औद्योगिक नीतियां। उद्योग औद्योगिक नीतियां, उद्योग या औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक नीतियां। इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको हम लोग एलपीजी भी कहते हैं, एलपीजी। इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी। आधारभूत ढांचा लिख लीजिए, या आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिख ले, कृषि, स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास।
और इसी में लिखे कृषि में सिंचाई, भंडारण, पशुपालन का अर्थशास्त्र। सिंचाई, भंडारण, पशुपालन का अर्थशास्त्र। सिंचाई, भंडारण, सिंचाई, भंडारण, पशुपालन का अर्थशास्त्र। लिखें इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ रियरिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ रियरिंग, एक मिनट, एनिमल रियरिंग लिख लो, पशुपालन, एनिमल रियरिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, इरिगेशन वेयर हाउस, इरिगेशन वेयर हाउस। एक और है अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक दो और है बस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये कहा लिख दूं काट के? अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लिखे हुए हैं, जैसे भी करो वही भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इसी बनाइए, छोड़ो। एक और है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। एक और है आपका निवेश मॉडल, ठीक है, निवेश मॉडल।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, मॉडल। एक बार देख लो क्या सारी इसकी आ रही है, एक बार रिविजन मार लो। स्टॉप करो, वो घूमते रहेंगे। मैं अगर चाहूं ना कि आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ और पढ़ाने का, और जैसे ही मैं सिलेबस से भटकूंगा ना, आप तुरंत पकड़ लेंगे, सर जी वहाँ 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 कहाँ, यही रही है सिलेबस हमारा, यही है। बच्चा अंधकार में रह के पढ़ सकता है अब, या फिर जो उसको पढ़ाया जाएगा पढ़ लेगा वो। जब सिलेबस उसके सामने हो गया, जैसे ही इधर उधर होगा तो खुद बता देगा सर ये तो सिलेबस में ही थी। तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले ना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस दे देते हैं कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बने रहें। ठीक है, और बेसिक इतना स्ट्रांग हो आपका कि जब डिस्कशन की बात हो, डिबेट हो, तो आप इतने परफेक्ट रहें कि आप अपने किसी क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन ढंग से दे पाए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट तो कर दिए, हम लोग ये कर दिए, अब इसके बाद जस्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सीधा सीधा अर्थशास्त्र स्टार्ट हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा आता, बोलता इकोनॉमिक्स की क्लास है, आप हेडिंग डालिए अर्थशास्त्र क्या, सीधा से मैं लिखवाने लगता कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे, और उनका डिफिनेशन बताने लगता। फिर धीरे धीरे चल के जब आपको बात करते कि खाद्य प्रसंस्करण है, तो आप बोलते खाद्य प्रसंस्करण पहली पहली बार नाम सुने, आप सुन लिए हैं सारा कुछ, और सुनने के अलावा जो है सिलेबस अब आपके सामने हो गया है, कैसे कैसे चलना है। दो तीन तरीके हैं, एक तरीका है कि आप क्लास भी ना हो, किताबें हमने बता दी, मैगजीन हमने बता दिया, न्यूज़पेपर हमने बता दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है कर लो। दूसरा तरीका है कुछ भी मत पढ़ो, चुपचाप सुबह उठो, रेडी होकर के एक कॉपी पेन लेके आ जाओ। अब देखना यहीं से आपका जो है जब स्टार्ट होगा ना, तो जैसे अच्छा ये बताइए पॉलिटिक्स ठीक ठाक पढ़ रहे हैं ना, समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी, ये बताइए, मतलब कहीं डाउट्स तो नहीं रह जा रहा है। अच्छा हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, मैं तारीफ मत करना यार, दिक्कत उक्कत हो जाए। खैर कोई नहीं, मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्लास के दौरान ही मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको 70-80% चीजें याद हो जाएं। ठीक है, 70-80 तो बहुत होता है यार, फिर तो रह ही नहीं जाता कुछ।